बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में देयर आर सम टर्म्स विच यू मस्ट नो। पहला सिस्टम। सिस्टम क्या है? जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। सम रीजन अंडर स्टडी, सम रीजन अंडर स्टडी, जिसको स्टडी किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है? व्हाट इज सराउंडिंग गाइस? सराउंडिंग वो है जो सिस्टम से अफेक्टेड है या सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्लियर है बच्चों? इट इज अ रीजन विच interacts with system, interacts with system। यहां पे मैं एक चीज बता दूं बिफोर आई गो ऑन द नेक्स्ट टर्म। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को बोला जाता है यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तीन तरह के सिस्टम होते हैं। पहला ओपन सिस्टम। देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग्स। कुछ समझ आया नहीं आया मैंने जो बोला? अगर सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता है तो उसे बोला जाता है ओपन सिस्टम। जैसे तुमने गर्म दूध का ग्लास ले लिया, अब उसमें तुम्हारा हीट ग्लास टू एयर जा सकती है। हॉट लिया है, स्लोली इट कूल्स डाउन ना, वो हीट सराउंडिंग को दे रहा है ना बच्चों? एंड सिमिलरली जो तुम्हारा वाटर जो वेपर्स हैं दे कैन गो आउट ऑफ द ग्लास, क्लोज तो है नहीं। देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है? गर्म दूध के ऊपर तुमने एक ग्लास रख दिया, सॉरी कप रख दिया, तो उससे क्या होगा? क्या हीट रुक जाएगी? हीट एक्सचेंज हो सकता है लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तीसरे पे आते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस फ्लास्क ले लिया हमने, उसमें ना हमारा क्लोज थर्मस फ्लास्क, ना तुम्हारा मैटर एक्सचेंज हो सकता, क्लोज लिया है, और ना तुम्हारा हीट का एक्सचेंज हो सकता। जो सिस्टम की हीट है वो सिस्टम के पास रही, जो सराउंडिंग की है वो सराउंडिंग के पास रही। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी between system and surrounding. Okay guys, next let us go on to properties of system. Properties of system. प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है सिस्टम की। पहला, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हैं which do not depend on mass of system
कितना अमाउंट हम ले रहे हैं किसी चीज का, अगर वो हमारा प्रॉपर्टी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करी अमाउंट ऑफ मास टेकन पे, तो उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। डज इट रियली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? ये उस पर डिपेंड नहीं करती। तुम थोड़ा लो बड़ा लो, टेम्परेचर सेम है। ठीक है ना गाइस? कंसंट्रेशन, सैंपल उठा लो छोटा, उसमें भी कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम। छोटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लो, ज्यादा लो, उसमें कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम। डेंसिटी, इट डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सिस्टम। हाँ ना बच्चों? मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तुम्हें नहीं पता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, you don't know it, so don't worry about it. वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तुम्हें याद है बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा होता है? टेम्परेचर। हाँ है ना? यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट वी डिड दैट इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आते हैं दूसरे पे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक बार जेई में यही आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? एक बार आप क्लोज सिस्टम का भी एग्जांपल बता सकते हैं? क्लोज सिस्टम का एग्जांपल? नहीं, किसका बोला पूछा है तुमने, क्लोज या आइसोलेटेड? नहीं नहीं, आई एम क्लोज। बेटा क्लोज तो कुछ नहीं है, तुम एक बीकर लो और बीकर के ऊपर उसे बंद कर दो, दैट्स इट। जैसे ग्लास लिया दूध का और उसके ऊपर ढक्कन कर रख दोगे तो दैट इज अ क्लोज सिस्टम। अच्छा। हीट कैन लीव द सिस्टम। जो हमारा ग्लास है उसके थ्रू तुम्हारी हीट पास कर जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो मैटर है हाँ वो नहीं जा पाएगा क्योंकि द सिस्टम इज क्लोज, उसे ढका हुआ है। हाँ, ओके ठीक। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, whose magnitude depends on mass of system, mass या rather amount of system, substance in present in system. It depends on the amount of substance present in system. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन इन सिस्टम। जैसे मास है, दैट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम है, भाई ज्यादा अमाउंट लोगे ज्यादा वॉल्यूम होगी, कम अमाउंट लोगे कम वॉल्यूम होगी। मोलर वॉल्यूम हमने कहा था क्या है बच्चों? मोलर वॉल्यूम वाज इंटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव। Similarly, specific heat capacity was intensive and heat capacity is extensive. ये हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखे जा रहा हूं, नोट करते हो। ये सारी टर्म्स अभी हम पढ़ेंगे। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, आई थिंक दीज आर एनफ। अब आते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम जो सिस्टम की स्टेट बताते हैं। क्या क्या सिस्टम की स्टेट बताता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हाँ ना बच्चों? क्लियर है गाइस? व्हाट इज द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इनसाइड अ सिस्टम? तो ये गॉट सम टर्म्स व्हिच आर स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? दीज आर क्वांटिटीज whose value depends only
on initial and final state of system, and not on the path with which it was obtained. कुछ समझे नहीं समझे गाइस? पाथ पे डिपेंड नहीं करे, दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जैसे तुम्हारा एग्जांपल बताता हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ। अभी ये समझ नहीं आएगा कि ये सारी चीजें तुमने अभी नहीं पढ़ी। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी। ओके गाइस। दूसरा, पाथ फंक्शन। Quantity which depends on the path through which the final state is obtained. क्लियर हुआ बच्चों? They depend on the path. Example, work या heat exchange. Work is denoted by W and heat exchange is denoted by Q. ये हमारे पाथ फंक्शन है। दे डिपेंड ऑन द पाथ, इनकी वैल्यूज डिपेंड ऑन द पाथ वी टुक टू गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। हाँ, फाइनल इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, बट पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है। द पाथ इट वाज टेकन टू, हाँ, डिपेंड्स ऑन द पाथ एज वेल। क्यू, क्यू था हमारा हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझे नहीं समझे गाइस? तो मुझे बताओ क्यू की वैल्यू क्या होगी इन आइसोलेटेड सिस्टम? जीरो नहीं होगा, हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना, आइसोलेटेड सिस्टम। गुड। क्यू इज पॉजिटिव। अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हम कब कंसीडर करेंगे? व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। भाई साइन कन्वेंशन देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं? साइन कन्वेंशन, कब पॉजिटिव लिया जाएगा कब नेगेटिव लिया जाएगा। क्यू पॉजिटिव तब होगा जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, तो क्यू नेगेटिव कब होगा? जब हीट इज रिलीज्ड या गिवन आउट बाय सिस्टम। या रिलीज बाय सिस्टम। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया बच्चों? गुड। अब कुछ और टर्म्स, यू या ई, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल एनर्जी। यू या ई को क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल एनर्जी। तो पहले जरा यू की बात कर ले हम। गाइस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम हम देखना चाह रहे हैं। इंटरनल एनर्जी होता क्या है एंड व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल एनर्जी? इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम। क्लियर है यहां तक?
इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम। हम कहेंगे एनर्जी शुड बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? काइनेटिक एनर्जी में तीन तरह की एनर्जीज आर इन्वॉल्व: ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। हमने जो गैसेस की एनर्जी पढ़ी थी, आइडियल गैस में जो एनर्जी थी हमारी कितनी थी बच्चों? आइडियल गैसेस में काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी? P/2 kBT या C/2 RT/Na पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हाँ है ना बच्चों? तो वो जो थी, वी आर ओनली कंसिडरिंग ट्रांसलेशनल, वी आर ओनली कंसिडरिंग द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है गाइस? अब आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन। होगी नहीं, है ना बच्चों? उसमें होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा आइडियल गैस में देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज सिंपली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ है ना बच्चों? गुड। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? गैस का। हाँ है ना? बोलो गाय, ये याद है नहीं याद है? टू टेम्परेचर। क्लियर है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो और जो इंटरनल एनर्जी दैट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दिया क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, और मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। तो U इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है ना बच्चों? समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गया? तो इसको मैं लिख देता हूँ, इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस की बात करें, U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। U किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे बच्चे। फाइन। अगर रियल गैस होती है तो U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। क्लियर है गाइस? पढ़ आउट यहां तक? ओके। अब डेल्टा U क्या हो जाएगा? दिस इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। We can call it change in internal energy. We can call it change in internal energy. कोई डाउट किसी बच्चे को? होना तो नहीं चाहिए। तो गाइस एक ऑब्वियस सी चीज है, हमने किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? भाई काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, डेल्टा यू क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। टेम्परेचर इज डिक्रीज, डेल्टा यू क्या आने वाला है? नेगेटिव। हाँ या ना? गाइस अब देखो क्वेश्चन, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्म याद है बच्चों क्या होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए कोई प्रोसेस कर रहा हूं तो मुझे बताओ डेल्टा यू क्या होगा? जीरो होगा नहीं होगा? यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने चेंज किया नहीं, तो डेल्टा यू इज गोइंग टू बी जीरो। क्लियर है बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टी कांस्टेंट, और अगर टी कांस्टेंट है तो डेल्टा यू क्या आएगा बच्चों प्रोसेस में? जीरो। अब आते हैं वर्क डन पे बच्चों। डब्ल्यू मैंने बोला था ना, वर्क। वर्क एंड क्यू आर
वर्क एंड हीट एक्सचेंज आर पाथ फंक्शन। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है बच्चा? क्लियर है गाइस? गुड। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन दो तरीके का होता है। एक होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एक होता है नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, नॉन पीवी वर्क। इसको इलेक्ट्रिकल वर्क भी बोलते हैं। ओके गाइस, ठीक है ना बच्चों? गुड। हम जब डब्ल्यू की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर सर वॉल्यूम। 1 मिनट नहीं, हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए हाँ बेटा, अभी स्क्रॉल कर थोड़ा दो। सा। हाँ नो, पर सर हो गया या अभी कर एक रहे हो? सर एक लाइन छूट गया था। हाँ सर अब आप अब मैं आगे बढ़ा दूं? हाँ ओके, ठीक है बच्चों। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है? पीवी वर्क क्या होता है? पीवी वर्क का सिंपल टर्म में देखा जाए तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? ये हमारा एक हमने सिस्टम लिया। ये अंदर क्या है? सिस्टम। ये क्या है हमारा? इसको मैं ये बनाने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। इट कैन मूव इनवर्ड आउटवर्ड। अंदर प्रेशर है कुछ गैस के कारण, बाहर कुछ प्रेशर है। ठीक है बच्चों? तो जो हमारा वर्क डन होता है, जो हमारा वर्क डन होता है, दैट इज डिफाइंड एज माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी। हाँ बेटा, ये इंटीग्रेशन है। गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये फॉर्मूला? Vi was the initial volume, Vf is the final volume। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं आएगा, बेसिक आएगा। और बेसिक छोड़ो, तुम्हारे को तो ज्यादा फॉर्मूले रटे होने चाहिए। ठीक है ना गाइस? वो कर लोगे तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक इंटीग्रेशन आ जाता है कई बार क्वेश्चन में, लेकिन वो रेयर है, थोड़ा थोड़ा आ जाता है, बट इट इज नॉट दैट कॉमन। ठीक है गाइस? माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है ना बच्चों? जहां पे हमारा वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल पे जा रहे हैं। वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल ऑफ व्हाट? सिस्टम। सिस्टम। गुड। अब हम कहेंगे प्रेशर एक्सटर्नल होता है कांस्टेंट। प्रेशर एक्सटर्नल होता है कांस्टेंट। तो हम प्रेशर एक्सटर्नल को बाहर निकाल देंगे। ओके। और डीवी का इंटीग्रल फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, ये बन जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर है बच्चों? ये बन जाएगा माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये तब है जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों? स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा कि इट वाज एक्सपेंडेड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ इतना एटीएम, या इतना जो भी यूनिट्स है। क्लियर है बच्चों? हमें ये दिया होगा कि द गैस इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ से 2 एटीएम फ्रॉम अ वॉल्यूम इनिशियल ऑफ 2 लीटर टू से अ वॉल्यूम फाइनल ऑफ 5 लीटर। समझ आया नहीं आया? इन दैट केस दिस इज द फॉर्मूला दैट यू गेट। अब बच्चों पहली चीज, जस्ट टेल मी वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब डेल्टा वी नेगेटिव है। डेल्टा वी नेगेटिव का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है नहीं बच्चों? वर्क डन पॉजिटिव होता है जब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? वर्क इज डन ऑन सिस्टम। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वर्क इज डन ऑन सिस्टम। वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा वी इज पॉजिटिव। एक्सपेंशन। फाइन बच्चों? और एक्सपेंशन का मतलब है वर्क इज डन बाय सिस्टम।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम। नेगेटिव कब होता है? व्हेन वर्क इज डन बाय सिस्टम। तुम्हें अलग से साइन लगाने की जरूरत नहीं, ये साइन अपने आप आएगा। हमें तो बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। अपने आप अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव अपने आप आएगा इस फॉर्मूले में, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर और नॉट? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीवी वर्क। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीवी वर्क बच्चों। क्लियर है यहां तक? प्रेशर वॉल्यूम वर्क दो तरह के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल वर्क इज अ वर्क, या रिवर्सिबल वर्क के बजाय लेट मी से रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क। ओके, ठीक है ना बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ही हम कर रहे हैं, लेकिन वी आर डूइंग इट इनफाइनाइटली स्लो। इनफाइनाइटली स्लो किया जा रहा है उसे, ठीक है ना बच्चों? बहुत धीरे धीरे एक्सपेंशन या बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? तो गाइस अगर बहुत धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है, बाई चांस एक्सपेंशन हो रहा है, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा तो होना चाहिए बाहर से, आए ना? ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? एक्सपेंशन कब होगा? जब हमारा अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो एक्सपेंशन होगा। लेकिन यहां पे क्या है? इनफाइनाइटली स्लो कर रहे हैं हम। इनफाइनाइटली स्लो का मतलब है प्रेशर इंटरनल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल। ऑलमोस्ट इक्वल है। तभी जो एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज अकरिंग इनफाइनाइटली स्लो। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? ये डीपी वही है जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन में तुम देखते हो ना, डी। आइडिया इज वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू। इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर डिफरिंग बाय अ वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर पी इंटरनल पी एक्सटर्नल प्लस डीपी है, मतलब प्रेशर इंटरनल एक्सटर्नल से ज्यादा है, बहुत माइन्यूटली ज्यादा है लेकिन ज्यादा है, तो यू विल हैव रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और अगर पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल माइनस डीपी, तो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन एंड इट विल बी रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन। समझे नहीं समझे गाइस? गुड। तो मैं लिख दूं प्रोसेस occurs infinitely slow। समझे या नहीं समझे गाइस? So we can also say system and surrounding are almost in equilibrium with each other। System and surrounding are almost in equilibrium with each other बच्चों। ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे समझो कि सपोजिंग एक्सपेंशन हो रहा था, पी इंटरनल वाज पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। ठीक है ना बच्चों? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि थोड़ा सा तुमने एक्सटर्नल को बढ़ा दिया तो एक्सपेंशन रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा? इट इज ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम। इट कैन दैट डायरेक्शन of expansion या contraction can be reversed by very small change in pressure। अभी धीरे धीरे करके एक्सपैंड कर रहा था, अब धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। रिवर्सिबल का मतलब है दैट प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर। क्लियर है बच्चों? इररिवर्सिबल प्रोसेस पे आते हैं। सेकंड, इररिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा बच्चों, यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं इररिवर्सिबल प्रोसेस से पहले। गाइस यहां तक क्लियर है अभी तक जो मैंने बताया है? तो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं, मैं इधर मिटा के लिखूं क्या? मिटा के लिखता हूं। वर्क डन हमारा फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? माइनस इंटीग्रल प्रेशर एक्सटर्नल डीवी, हाँ है ना? अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑलमोस्ट सेम है या नहीं है? और क्योंकि सेम है तो मैं इसको ये भी लिखता हूं माइनस इंटीग्रल, मतलब माइनस इंटीग्रल एक्सटर्नल की जगह मैं इंटरनल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों? गुड, दैट इज व्हाट वी कैन राइट डाउन।
कोई डाउट यहां तक? मतलब हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हम प्रेशर एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रल के बजाय हम क्या कर देंगे, प्रेशर इंटरनल डीवी का इंटीग्रल कर देंगे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस पे। लेट अस गो ऑन टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, फटाफट हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों, फटाफट होएगा। एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस फास्ट। कैसे? यहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। पी इंटरनल इज प्रेशर एक्सटर्नल प्लस माइनस डेल्टा पी, प्लस माइनस डेल्टा पी। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देयर इज अ फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इट अकर्स रिलेटिवली फास्ट, इट अकर्स रिलेटिवली फास्ट। तो यहां पे जो वर्क डन है, जिसको हम ये लिखते थे, लिखते थे नहीं लिखते थे गाइस, यहां पे प्रेशर एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों? तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो हमेशा यही बनेगा। अब तुम्हें समझना की चीज ये है कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये है वर्क डन का फॉर्मूला, इरिवर्सिबल है तो ये है फॉर्मूला फॉर वर्क डन। फैक्ट टू रिमेंबर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट यहां तक? इरिवर्सिबल किसी भी टाइप का हो, अभी हम बहुत सारे पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, ये सारे टर्म्स तुमने पढ़ी हुई है एडियाबैटिक को छोड़ के। आइसोथर्म, आइसोकोर, आइसोबार याद है नहीं याद है बच्चों? आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, दिस इज फॉर रिवर्सिबल। मैं कहीं लिख दूं, ये रिवर्सिबल के लिए है और ये इरिवर्सिबल के लिए है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। क्लियर है बच्चों? गुड। तो एक क्वेश्चन लूं मैं। प्रेशर इनिशियल ऑफ सिस्टम 10 एटीएम है, प्रेशर एक्सटर्नल हमारा 1 एटीएम है। ठीक है बच्चों? अच्छा गाइस, एक चीज मैं और बता दूं, अगर तुम्हें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, कंसीडर इरिवर्सिबल। नाउ दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यही चीज तुम्हें फिजिक्स में आएगी, फिजिक्स में भी आएगा टॉपिक चैप्टर। फिजिक्स में क्या होता है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड यू कंसीडर इट रिवर्सिबल। हमारे लिए व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड वी कंसीडर इट इरिवर्सिबल। मतलब अगर कुछ नहीं बता रखा तुम्हें रिवर्सिबिलिटी के बारे में कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या नहीं, तो यू विल कंसीडर टू बी इरिवर्सिबल। वर्क डन का फॉर्मूला इरिवर्सिबल वाला लगेगा। समझे नहीं समझे गाइस? तो सपोज मैं यहाँ पे ये कहता और कहता, से एग्जांपल के तौर पे, द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज से 5 लीटर, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज से 5 लीटर। व्हाट इज द वर्क डन? क्या आएगा बच्चों? बताओ बच्चों, व्हाट इज द वर्क डन विद साइन? ये इंक्रीज इन वॉल्यूम लिखा है मैंने, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 5 लीटर। वर्क डन क्या आएगा बच्चों? दिस इज सीम करेक्ट? प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी विद अ नेगेटिव साइन। लेकिन यूनिट क्या है बच्चों? इसको प्लीज किस में कन्वर्ट करो? रिमेंबर दिस और नॉट गाइस? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल हैव इन जूल। ये मैं लिख देता हूं, 1 लीटर एटमॉस्फेयर
is 101.3 जूल 1 लीटर बार। बार लीटर लिखना चाहिए था मुझे, कोई दिक्कत नहीं। इट इज 100 जूल। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया? गुड। एक चीज बता दो, ये वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, ये वर्क डन बाय सिस्टम है ऑन सिस्टम है? इट इज वर्क डन बाय सिस्टम, एक्सपेंशन वर्क है। मैं इसको लिख दूं कहीं, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोल दी, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। प्रोसेस इज कंसिडर्ड क्या बच्चों? इरिवर्सिबल। अब आते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th law of thermodynamics. When two bodies at different temperature are kept in contact with each other, heat flows such that final temperature of both bodies becomes same. हीट ऐसे फ्लो करेगी कि दोनों में जो टेम्परेचर फाइनल है वो क्या हो जाए? सेम। अब बच्चों, let us discuss for that. Let us first discuss what is specific heat capacity. Specific heat capacity. अभी हमने वो ऊपर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था बच्चों? लिखा था मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ बोलो। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। अगर हमें जैसे एक 2 है एक 3 है तो इट इज इरिवर्सिबल। हाँ, क्यों नहीं ले सकते? अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो विल कंसिडर टू बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए वो स्पेसिफिकली बताएगा तुम्हें दैट रिवर्सिबली दिस वर्क इज डन। ठीक है, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना। जैसे ही हमें बता दिया कि रिवर्सिबल है, हम रिवर्सिबल लगाएंगे, नहीं तो इरिवर्सिबल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज द हीट, ये होता क्या? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बच्चों समझ में आया? तो अगर मुझे एम मास का टेम्परेचर रेज करना है डेल्टा टी से, देन व्हाट विल बी द हीट दैट यू विल हैव टू सप्लाई? बताओ बच्चों। अगर तुम्हारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस दे रखी है एंड इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। फिर से देखो बच्चों। एक्सक्यूज मी सर, आप थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर दोगे? क्या क्या हुआ बेटा? सर आप स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दोगे, मैं लिख रही थी। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। अरे 1 सेकेंड, ये लो, उसको कर दो बंद। हाँ हाँ, बेटा नोट कर लो तो बता देना। यस सर, करिए। कर लिया नोट? ओके। बच्चों देखो, हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें एक यूनिट मास, मतलब लेट अस से जैसे 1 kg,
1 kg का हमें टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो व्हाट इज द हीट दैट हैज टू बी सप्लाइड? एस। ठीक है, अब मुझे यूनिट मास के बजाय एम मास की हीट रेज करनी है, मतलब हीट से टेम्परेचर रेज करना है। क्लियर है गाइस, समझ आ रहा है? हमारा एस वाज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। तो अगर हमें यूनिट मास के बजाय एम मास का टेम्परेचर रेज करना है बाय डेल्टा टी, तो कैसे करोगे बेटा? डू यू रियलाइज एस वाज द हीट फॉर दिस, है ना बच्चों? तो अगर यूनिट मास की जगह एम मास लेंगे तो शुड आई मल्टीप्लाई विद एम? एमएस क्या बता रहा है? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ एम मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब हमें 1 डिग्री से भी रेज नहीं करना, हमें डेल्टा टी का रेज करना है, तो डेल्टा टी से और मल्टीप्लाई कर दें। समझ आया नहीं आया? दिस इज योर हीट बच्चों। क्लियर है गाइस? दिस इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ एम मास बाय डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों? और ऐसा हमारा यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों एक बेसिक क्वेश्चन है, हमने 2 ब्लॉक्स रख दिए, एक का मास m1 है, स्पेसिफिक हीट s1 है, t1 है टेम्परेचर। दूसरे का m2 मास है, s2 स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर t2 है। और मैंने बता दिया t1 इज ग्रेटर देन t2। तो हीट कहां से कहां फ्लो करनी चाहिए? t1 से t2 फ्लो करनी चाहिए, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब आइडिया ब्लॉक 1 से ब्लॉक 2 की तरफ तुम्हारा हीट का फ्लो होना चाहिए, so that the final temperature remains becomes same। कि जब हीट फ्लो करेगी 1 to 2 तो 1 का जो टेम्परेचर है वो कम होगा और 2 का टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड फाइनली द टेम्परेचर विल बी सेम। हमें पूछा गया व्हाट इज द टी फाइनल। टी फाइनल को टी मानो, कैसे निकालोगे गाइस? हम कहेंगे m1 s1 डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू m2 s2 डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों? और ये जो डेल्टा टी है ये क्या है? यहां पे आएगा ये T1 माइनस टी, और वहां पे बनेगा ये T माइनस T2। तुम एक चीज सोचोगे सर ये क्यों किया हमने, मतलब यहाँ पे T1 माइनस टी और यहाँ पे T माइनस T2, और भाई मेरे को नेगेटिव साइन नहीं चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसका टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है, इसका टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, हम मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो वी नीड बोथ द टर्म्स टू बी पॉजिटिव। आई मीन दिस, ये तो कुछ नहीं, मतलब ये डेल्टा टी, इसका डेल्टा टी ये है, इसका डेल्टा टी ये है। हाँ हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ये क्या बता रहा है? दिस इज टेलिंग अस द हीट लॉस बाय ब्लॉक 1 एंड दिस इज टेलिंग अस द हीट गेन्ड बाय ब्लॉक 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड दे आर इक्वल। जितनी हीट ब्लॉक 1 ने लूज करी वही हीट ब्लॉक 2 ने गेन करी। मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं, वी नीड बोथ ऑफ देम टू बी पॉजिटिव। इसलिए एक जगह हमने T1 माइनस टी किया और एक जगह T माइनस T2 किया, बिकॉज यू कैन इजिली अंडरस्टैंड जब T1 ग्रेटर देन T2 है तो जो T फाइनल होगा वो T2 से बड़ा होगा और T1 से छोटा होगा। समझे नहीं समझे गाइस? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस, नॉट एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट बट मोर और लेस सेम। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी ना सडनली तुम्हारे पास फॉर्मूलों की भरमार आ जाएगी, तुम कहोगे सर वेट, हमें है ना नोट डाउन करने दो, वो होने वाला है थोड़ी देर में। गाइस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed।
क्लियर हो गया बच्चों? इसका जो इससे जो एसोसिएटेड फॉर्मूला है वो ये है, Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। सपोजिंग, सुनते आना बच्चों, Q हीट तुमने सप्लाई करी, Q हीट तुमने सप्लाई करी सिस्टम को, तो वो तुम्हारा टेम्परेचर रेज करेगा नहीं करेगा? सिस्टम का करेगा। सिमिलरली वर्क डन ऑन सिस्टम दैट विल आल्सो रिजल्ट इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां में मैं तुम्हें बता देता हूं क्या है। Q इज द हीट एक्सचेंज, W is the work done on system by system. It could be anything. And delta U is the change in internal energy of system. Change in internal energy of system. Clear है guys? तो एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रखा है एक बार तो जेईई मेंस में। तो लेट अस सी। हीट रिलीज बाय सिस्टम हमें दे रखा है, हीट रिलीज बाय सिस्टम हमें दे रखा है, कितना है बच्चों? 15 जूल। वर्क डन ऑन सिस्टम कितना है बच्चों? 10 जूल। देन व्हाट इज द डेल्टा यू ऑफ सिस्टम? कितना होगा बच्चों? हाँ, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बच्चों, नहीं तो गलत करोगे इस क्वेश्चन। यू आर करेक्ट। कौन से अच्छे ने आंसर दिया था? दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हीट रिलीज बाय सिस्टम है वो नेगेटिव है, और जो वर्क डन ऑन सिस्टम है मतलब कंप्रेशन हुआ होगा पक्का, वो पॉजिटिव है। तो यू विल गेट दिस एज -5। -5 का मतलब तुम समझ रहे हो बच्चों, हमारा जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो बढ़ेगा घटेगा? घटना चाहिए, क्योंकि U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर U में डिक्रीज आ रहा है तो टेम्परेचर में भी डिक्रीज आएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम H, इसको ये भी बोला जाता है हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम H। H is nothing but U plus PV. Enthalpy of system can be written as internal energy plus pressure volume of system. Clear है बच्चों? H of system is equal to U of system plus PV of system. Clear है बच्चों? यार PV की जगह तो मैं NRT भी दे के लिए मार सकता हूँ। गैसेस की बात करें, आइडियल गैस की बात करें तो, हाँ है ना बच्चों? अब तुम देखो, ये गैस के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस? PV इक्वल टू NRT। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, U किसका फंक्शन था? टेम्परेचर का। NRT किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, है ना बच्चों? I mean, do you realize H should also be a function of temperature only for an ideal gas? Good. Hence, H is a function of temperature only for ideal gas. और रियल गैस के लिए क्या होगा बच्चों? H will be a function of temperature and pressure. मैंने ऊपर लिखा था उसमें, रियल गैस के लिए U is a function of temperature and volume। यहां पे मैं लिखता हूं, गॉट इट और नॉट गाइस? अब आते हैं बच्चों, हमने देखा H इज इक्वल टू U प्लस PV, राइट? PV की जगह NRT भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चों? तो डेल्टा H क्या हो जाएगा गाइस?
डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, हाँ है ना। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर हमारा P कांस्टेंट है तो ये क्या बन जाएगा गाइस, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इफ P इज कांस्टेंट व्हाट विल यू गेट? P डेल्टा V। P कांस्टेंट है ये P डेल्टा ऑफ पीवी को ऐसे लिखो, डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। क्लियर है बच्चों, अब समझ आ रहा है? आ रहा है? डेल्टा पीवी का मतलब हम क्या कहेंगे, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा यू प्लस, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 और P2 सेम है, तो ये PV2 माइनस V1 बन जाएगा, जिसको मैं P डेल्टा V लिख सकता हूं। PV2 माइनस V1 इज P डेल्टा V व्हेन प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा? V डेल्टा P। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? गुड। और बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, बेसिक को याद रखो, बाकी तुम आसानी से कर जाओगे। मतलब दिस फॉर्मूला यू डोंट हैव टू रिमेंबर, यू जस्ट रिमेंबर द ओरिजिनल P2V2 माइनस P1V1। हाँ, इसकी जगह एक काम और किया जा सकता था, डेल्टा ऑफ पीवी की जगह मैं डेल्टा ऑफ एनआरटी दे मारूं। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस की। प्रोसेस और रिएक्शन में होता है फर्क। क्या फर्क होता है? रिएक्शन में द सब्सटेंस चेंजेस। से तुमने हाइड्रोकार्बन को जलाया, तो पहले तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में जलाया ना, और फाइनली तुम्हारे पास CO2 और H2O बचा। उसमें तुम्हारा क्या होता है बच्चों, ये हो गया रिएक्शन। और तुम्हारा प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस हमारा होता है वही गैस ली, कभी एक्सपेंशन कर दिया, कभी कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, कभी हीट दे दी, कभी हीट बाहर निकाल ली। दैट इज प्रोसेस। मतलब जो गैस या जो भी हमने सब्सटेंस लिया, वो वही सब्सटेंस के ऊपर हम कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। द सब्सटेंस विच यू आर टॉकिंग अबाउट दैट डजंट चेंज इन प्रोसेस, जबकि रिएक्शन में दैट सब्सटेंस इज चेंज। पहले हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन था, अब CO2 और H2 है। समझे नहीं समझे गाइस? आर यू श्योर यू गॉट दैट? गुड। नाउ अब यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो डू यू रियलाइज एज लॉन्ग एज प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एन तो कांस्टेंट होगा। एन तो कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा किसके साथ जाके अटकेगा? टी के साथ। आर तो कांस्टेंट है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जस्ट अ सेकंड बच्चों। बच्चों आवाज नहीं। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे आते हैं। पहला, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट। अब डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू में अगर आइसोथर्मल है तो क्या चीज जीरो हो जाएगी? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो व्हाट विल बी जीरो ओवर हियर? डेल्टा यू इज गोइंग टू बी जीरो। यू वाज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो डेल्टा यू विल बी जीरो। इनफैक्ट डेल्टा यू क्या, डू यू रियलाइज डेल्टा एच भी जीरो आने वाला है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस ऑब्वियसली। हाँ ना बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। किस पे आते हैं गाइस? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लियर है या नहीं बच्चों? तो जस्ट टेल मी, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू में यहां पे क्या जीरो हो जाएगा? Q जीरो हो जाएगा। अच्छा एक और चीज बच्चों, जब कर ही रहे तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था वर्क डन इज अ
वर्क डन इज व्हाट, इट इज अ पाथ फंक्शन। Q इज व्हाट, इट इज अ पाथ फंक्शन। Q प्लस W क्या होना चाहिए, Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी चेंज। मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी पाथ है या स्टेट है, इंटरनल एनर्जी चेंज चेक करो जो मैंने तुम्हें लिखवाया है। You can understand Q is a path function, W is a path function. What about Q plus W? That is a state function क्योंकि that is equal to delta U. हाँ या ना बच्चों, एक काम करो खोलो उसे, मैं इधर खोलता हूं। ये दिख रहा है इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। क्लियर है बच्चों? तो डू यू रियलाइज और नॉट, Q इज पाथ, W इज पाथ, बस Q प्लस W इज। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं what is work done in a adiabatic process, is it state or path? Work done in a adiabatic process is that work done in adiabatic is state क्योंकि it is equal to delta U। समझ आया नहीं आया बच्चों? वर्क डन नॉर्मली हमारा पाथ फंक्शन होता है, लेकिन इन अ एडियाबैटिक प्रोसेस इट इज अ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट पे आए बच्चों, थर्ड, आइसोबैरिक प्रोसेस। P कांस्टेंट, ठीक है गाइस। अब P कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इंटरनल कांस्टेंट है। हम कहेंगे ध्यान से देखो गाइस, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है नहीं होता है बच्चों? यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, माइनस dV। हाँ है ना बच्चों? अब आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो डू यू रियलाइज प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, इंटरनल प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वर्क डन का, वो बनता है प्रेशर डेल्टा वी, P डेल्टा वी। यहाँ पे हम कौन सा P ले रहे हैं, प्रेशर ऑफ सिस्टम। क्लियर है गाइस? वर्क डन इज माइनस P डेल्टा वी। कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को? तुम्हारा यहाँ से Q क्या निकल के आएगा गाइस, डेल्टा U प्लस P डेल्टा वी। हाँ है ना बच्चों? गाइस अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रेशर इंटरनल और प्रेशर एक्सटर्नल में डिफरेंस होता है, हाँ है ना बच्चों? और उसी के कारण एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा इंटरनल है, पैसे पहले वो P इनिशियल था, फाइनली वो क्या हो गया, P फाइनल। और P फाइनल किसके बराबर होना चाहिए, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कब रुकेगा? मैं यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ, पे अटेंशन, सुनते आओ गाइस। सपोजिंग प्रेशर इंटरनल 10 था, प्रेशर एक्सटर्नल 1 है, क्या होगा, एक्सपेंशन होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन कब जाके रुकेगा, जब प्रेशर फाइनल सिस्टम का कितना पहुंच जाएगा, 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सपेंशन स्टॉप्स व्हेन प्रेशर फाइनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? सिस्टम का प्रेशर कम होना शुरू होगा जैसे एक्सपेंशन होगा। अब प्रेशर मतलब डिक्रीज होता जा रहा है इंटरनल प्रेशर, जब वो 1 हो जाएगा, एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, एक्सपेंशन विल स्टॉप। हाँ तुम क्या कहते हो बेटा? हाँ लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऐसे मान के चलते हैं, इट इज फिक्स, ठीक है ना बेटा? क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो मैं ये कह रहा हूं आइसोबैरिक का मतलब क्या है, आइसोबैरिक विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम, मतलब प्रेशर अंदर का क्या है, कांस्टेंट है। अब प्रेशर अंदर का कांस्टेंट है, तो डू रियलाइज वो प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर ही होना चाहिए, हाँ है ना? गेटिंग द आइडिया नॉट? क्योंकि एक्सपेंशन रुकेगा कब, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि आइसोबैरिक में हम रिवर्सिबल वाला ही कंसीडर करते हैं। आइसोबैरिक लिखा हुआ है तो ज्यादातर हम उसे रिवर्सिबल ही सोचेंगे। क्लियर है गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? एनीवे मैं बता रहा था क्यू का ये फॉर्मूला है, हाँ है ना, इन आइसोबैरिक प्रोसेस। क्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पे मैं जो पी ले रहा हूँ वो किसका ले रहा हूँ? सिस्टम का। कोई डाउट यहां तक? मुझे बताओ डेल्टा एच क्या होगा आइसोबैरिक प्रोसेस में? तो डू यू रियलाइज और नॉट, Q is equal to delta H for isobaric process. Q is equal to delta H for a isobaric process. समझे या नहीं समझे गाइस? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बोलो। आइसोबैरिक प्रोसेस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और वी कैन सिंपली राइट इट डाउन एज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। Heat exchange at constant pressure is equal to change in heat content of system. Clear or not guys? Good. फोर्थ पे आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस V कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है V कांस्टेंट। बच्चों Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू कर रहे हैं हम, राइट? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, व्हाट विल बिकम जीरो गाइस? क्यों? कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस, जब वॉल्यूम फिक्स है तो डीवी जीरो, तो इट इज गोइंग टू कम आउट जीरो। चाहे तुम आइसोकोरिक रिवर्सिबल लो, इरिवर्सिबल लो, मेक्स नो डिफरेंस, वर्क डन इज गोना बी जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन ऑन या बाय सिस्टम इज जीरो, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, सो दिस इज व्हाट यू गेट। तो डू यू रियलाइज और नॉट Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस? हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? या फिर मैं लिख सकता हूँ हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ सिस्टम। आइसोबैरिक के लिए दिस वाज द रिलेशन दैट वी हैड, आइसोकोरिक के लिए दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव, रिलेशन विच आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है ना गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब एक चीज देखो बच्चों, सपोजिंग हमारे पास एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम, और इसका हमने टेम्परेचर टी इनिशियल टू टी फाइनल पहुंचाना है। राइज इन टेम्परेचर है, टी फाइनल इज ग्रेटर देन टी इनिशियल। तो बच्चों व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज heat that has to be supplied at constant pressure for a certain rise in temperature. For a certain rise in temperature, जो तुम्हें हीट कांस्टेंट प्रेशर पे देनी पड़ेगी, इट विल बी मोर देन हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर। तुम्हें डेल्टा टी दोनों में क्या चाहिए? सेम चाहिए। अगर तुम डेल्टा टी मतलब एक तरीके हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ओके, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब QV, ओके। ऐसे समझो गाइस, जब तुम्हारा ये था Q प्लस डब्ल्यू वॉज इक्वल टू डेल्टा यू, जब आइसोकोरिकली किया तो जो भी तुमने हीट सप्लाई करी उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, हाँ है ना बच्चों? आइसोकोरिक में वर्क डन इज जीरो, जो भी तुमने हीट सप्लाई करी दैट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, हाँ, इट रेज द टेम्परेचर और इट रेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। लेकिन अगर तुम आइसोबैरिकली कर रहे हो, एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हो, तो गाइस दो चीजें हो रही होंगी, जो भी तुम हीट सप्लाई कर रहे हो वो ना केवल टेम्परेचर रेज कर रहा है, वो तुम्हारा कुछ वर्क भी कर रहा होगा, देयर विल बी सम वर्क डन बाय सिस्टम, एक्सपेंशन वर्क।
जब तुम हीट सप्लाई करोगे तो डू यू रियलाइज तुम्हारा एक्सपेंशन होएगा, है ना बच्चों। मतलब जब तुमने कुछ हीट प्रोवाइड करी तो उसने दो काम करे, ना केवल टेम्परेचर रेज किया सिस्टम का, कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी किया उसने। तो बेसिकली सम हीट वाज वेस्टेड इन डूइंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो डू यू रियलाइज फॉर अ सर्टेन राइज इन टेम्परेचर या फॉर अ सर्टेन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर पे, फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, कांस्टेंट प्रेशर पे हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी फॉर अ पर्टिकुलर इंक्रीज इन डेल्टा, फॉर द इंक्रीज इन यू। हाँ, फॉर अ सर्टेन इंक्रीज इन यू या फॉर अ सर्टेन डेल्टा यू, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम्हारी हीट वेस्ट नहीं हो रही, जो भी हीट सप्लाई करी उसने सीधा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। यहाँ पे कुछ हीट वेस्ट भी हो रही है इन इंक्रीजिंग द, मतलब तुम्हारा टेम्परेचर तो इंक्रीज कर ही रहा है, इट इज ऑल्सो डूइंग सम वर्क, और वो वर्क वाली जो हीट है दैट इज नॉट रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, कुछ हीट वेस्ट हो गई इन डूइंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो अगर तुम्हें सेम डेल्टा यू चाहिए, सेम राइज इन टेम्परेचर चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर, यू विल हैव टू सप्लाई मोर हीट। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? डन गाइस? नाउ लेट अस गो ऑन टू हीट कैपेसिटी। भाई क्यू का एक जर्नल फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है बच्चों? एम एस डेल्टा टी। याद है नहीं याद है बच्चों? वेयर एस वॉज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उन्हीं को देखते हैं। हीट कैपेसिटी तीन तरीके की होती है। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि हमने अभी पढ़ा हुआ है, क्या होता है बच्चों ये? रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा हीट सप्लाइड या हीट रिलीज देखनी है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? एम एस डेल्टा टी। दूसरा आते हैं हीट कैपेसिटी, जस्ट हीट कैपेसिटी, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जस्ट हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय सी। सी को डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हमारा ऊपर वाले फॉर्मूले से रिलेट करो तो सी तुम्हारा क्या है बच्चों? एम एस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अगर ऊपर वाले फॉर्मूले से रिलेट करोगे तो हमारा ये जो हीट कैपेसिटी दैट इज नथिंग बट एम एस। तो यहाँ पे अगर तुम्हें क्यू निकालना है और तुम्हें डेल्टा टी दे रखा है, द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सिंपली सी डेल्टा टी। समझे गाइस कि 1 डिग्री के बजाय हम डेल्टा टी से टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, तो व्हाट इज द हीट सप्लाइड? सी डेल्टा टी। थर्ड पे आते हैं बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी। लेट अस गो ऑन टू molar heat capacity, Cm. Now this is the heat required to raise temperature of 1 mole by 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक जैसा ही है, वहां पे हम यूनिट मास की बात करते थे, यहाँ पे हम मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल की। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे जो हीट सप्लाइड या लेट अस से रिलीज जो भी होगी, it will be written as NCm delta T, where N are the moles of gas present, moles of substance present. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो बच्चों, मैंने बताया था कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हारा हीट सप्लाइड इज मोर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझिए गाइस, फॉर अ पर्टिकुलर इंक्रीज इन टेम्परेचर तुम्हारा हीट दैट हैज टू बी सप्लाइड at constant pressure that is more than the heat supplied at constant volume. Guys, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं Q is NCm delta T, हमने पढ़ा था। Now if
V इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखते हैं गाइस इसे n CV डेल्टा T. Okay guys, and when pressure is constant, Q is equal to NCP delta T. समझ में आया या नहीं आया? Where CV is the molar heat capacity at constant volume and CP is the molar heat capacity at constant pressure. और क्योंकि QP is greater than QV, we can also say CP is greater than CV. Molar heat capacity is greater at constant volume, constant pressure as compared to molar heat capacity at constant volume. समझे या नहीं समझेगा है? Molar heat capacity at constant pressure, basically CP is greater than molar heat capacity at constant volume. समझे या नहीं गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट? गुड, ग्रेट. अच्छा बच्चों, ये तब था जब हमारा CV, ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे बच्चों? जब CP या CV इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. क्लियर है गाइस? भाई CP की वैल्यू सपोजिंग तुम्हें दे रखी है 10, CV की वैल्यू दे रखी है 5, फॉर्मूले में डालो आंसर आ जाएगा. लेकिन बाई चांस तुम्हें CV दे रखा है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो क्या करोगे गाइस? इफ CP या CV इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो भाई तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. क्लियर है गाइस? जैसे हमें एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं, मोल ऑफ गैस में मान के चल रहा हूं 1 है और CV सपोजिंग दे रखा है तुम्हें 2 + 3T, ऐसे दे रखा है. ठीक है बच्चों, हमें CV क्या दे रखा है? 2 + 3T, और हमें कह रखा है टेम्परेचर को हमने रेज करा 300 से 500. तो क्या करोगे गाइस? यू विल टेक इंटीग्रल ऑफ n1, बताया था मैंने, 2 + 3T dt 300 to 500. This will give us the heat exchange. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? This will give us the heat exchange at constant volume. समझे या नहीं समझेगा है? Are you sure you got that? अगर हमें बाई चांस ये 2 + 3T के बजाय सिंपली दिया होता 200, तो भाई 200 इंटू dt कर लो, मतलब डेल्टा टी यूज कर लो इसके लिए, क्योंकि कांस्टेंट है, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं. यूज दिस फॉर्मूला, n इंटू 200 इंटू डेल्टा टी. समझे या नहीं समझेगा है? Are you sure you got that what I'm trying to tell you? हाँ, इससे ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे अभी. नहीं, इससे ज्यादा नहीं है. दिस इज द बेस. क्लियर है गाइस? अच्छा एक चीज बता दो बच्चों, अभी तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज है वो किसके बराबर होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे. लुक एट द प्रोसेसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस में QE किसके बराबर होता था? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा U. कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है गाइस, हाँ है ना? और सिमिलरली एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ सिस्टम. समझे या नहीं समझे गाइस? यहाँ पे मैं ऊपर भी लिख देता हूँ. ये हमारा आ जाएगा कहाँ पे? ये है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U सिस्टम, दिस वाज इक्वल टू डेल्टा H सिस्टम. फाइन गाइस. इन फैक्ट मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, CV कैन बी रिटन एज dQ/dt at constant volume and CP can be written as dQ/dt at constant pressure. क्लियर है गाइस? कुछ नहीं किया है मैंने, इसी से ये बना है, इससे ये बना है. क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक?
Cv is dq by dt at constant volume, Cv is dq by dt at constant pressure. Fine guys, बताओ बच्चों, क्लियर हो गया ये चीज हर एक बच्चे को? गुड. Two more relations that you must remember. Cp is equal to Cv plus R and Cp by Cv is equal to gamma. बच्चे कहेंगे सर हो गया, चल क्या रहा है वो भी बताऊंगा. गिव इट सम टाइम, गिव इट सम टाइम. Where gamma tells us what? Atomicity of gas. कि गैस मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, वो पता है ना? गुड. नाउ लेट अस गो ऑन टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. किस पे आते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम. अभी गाइस देखो, 1 सेकेंड बच्चों. बच्चों लिख लिया? फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग n एटम्स टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3n. ठीक है गाइस. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 सेकेंड बच्चों, 3 तरह के हैं: ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल. ओके बच्चों, इनका कंट्रीब्यूशन एनर्जी में होता है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल में इनका कंट्रीब्यूशन होता है 12 kBt. ये kB वही है गाइस जो तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था. इसका कंट्रीब्यूशन होता है kBt. लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी को हम तभी इंक्लूड करते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, नहीं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम, वाइब्रेशनल एनर्जी को हम काउंट नहीं करते. क्लियर है बच्चों? इट इज इंक्लूडेड ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर. हाँ, क्या हुआ बेटा? स्पेसिफाइड होगा, अलग से स्पेसिफाइड होगा, वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है ना बच्चों? इट इज टू बी इंक्लूडेड ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर. अब आते हैं मोनो एटॉमिक गैस. गाइस ये अभी चीजें याद करने की चल रही है, ये चीजें याद करने वाली चल रही है. मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, बेसिकली इनर्ट गैसेस. इनके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3. और कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता इनका. डायएटॉमिक गैस जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, इनमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, रोटेशनल होती है 2 और वाइब्रेशनल होता है 1. टोटल 6 होना चाहिए ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ है ना? एन के लिए 3n इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ है ना बच्चों? अब तुम्हें याद होगा गाइस, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते थे पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम सिर्फ ट्रांसलेशनल उठाएंगे. ठीक है ना बच्चों? और वो कितना आएगा? 12 kVt पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 12 kVt. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तुम मोनोएटॉमिक लोगे तो उसमें एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन एनर्जी में कितना है? 12 kVt. यू विल गेट 3/2 kVt. वही आया था हमारा, वही हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में उठाया था. गुड. डायटोमिक के लिए कितना लेंगे हम? ट्रांसलेशनल लेना है तो 3/2 kVt, और अदरवाइज हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ले रहे होते हैं. टोटल सिर्फ ट्रांसलेशनल पूछा जाए 3/2 kVt, ओवरऑल पूछा जाएगा तो कितना आएगा? 5/2 kVt. क्लियर है बच्चों? ओके. अब आते हैं ट्राई एटॉमिक गैस. ट्राई एटॉमिक गैस
ट्राई एटॉमिक के बजाय कई बार पॉली एटॉमिक सिंपली लिखा होगा। पॉली एटॉमिक का मतलब है मोर देन डाई। इसमें तुम्हारे पास दो केसेस बनते हैं, या तो लीनियर मॉलिक्यूल है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल में क्या आ गया, CO2। याद है नहीं याद है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन जब हमने पढ़ा था इट वाज लीनियर। नॉन लीनियर में क्या आ गया, H2O। क्लियर है गाइस? तो नॉन लीनियर में क्या होता है, पहले नॉन लीनियर करेंगे फिर लीनियर करेंगे। नॉन लीनियर में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। लीनियर में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, रोटेशनल इज 2, वाइब्रेशनल इज 4। क्लियर है बच्चों? समझ गए गाइस? कोई डाउट यहां तक? गुड। अभी मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे, Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, याद है? और मैंने दूसरा बताया था Cp बाय CV इज गामा। हाँ ना बच्चों? गैस यहां से हमारा इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू गेट CV इज इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1। ये R हमारा वही गैस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, और Cp आ जाएगा गामा R बाय गामा माइनस 1। क्लियर है गाइस? क्लियर और नॉट? Cp is R by gamma minus 1, CV is R by gamma minus 1, Cp is gamma R by gamma minus 1। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ मोनोटॉमिक गैस, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है। हाँ, मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा इज 5/3 विच इज 1.66। डायटॉमिक गैस के लिए, अच्छा एक चीज और बच्चों, यहां से मैं तुम्हें बताता जाता हूँ Cp और Cv हमारा क्या आ रहा है। यहां से Cv आता है क्या बच्चों, 3/2R। ओके, Cp आता है हमारा 5/2R। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? डायटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, गामा इज 7/5। कितना होता है बच्चों, 7/5। यहाँ पे Cv इज 5/2R and Cp is 7/2R। Next, let us go on to triatomic gas या polyatomic gas। उसके लिए गामा इज 4/3 which is 1.33। यहाँ पे Cv is your 3R, Cp is 4R। क्लियर है गाइस? ये अब इनका यूज नहीं समझ में आया होगा, उसकी चिंता ना करो, अभी जस्ट एब्जॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन इन। क्लियर है गाइस? एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, गामा को डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में अगर देखोगे तो इट इज 1+2/f। सर एक मिनट थोड़ा यहाँ भी जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे वो कौन से उठा रहे होंगे गाइस, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। हाँ बेटा, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब तुम इसके लिए देखो, मोनोटॉमिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे टोटल कितने थे, 3 थे, है ना बच्चों? ट्रांसलेशनली काउंट करे थे, क्या बनेगा, 1+2/3 बनेगा, नहीं बनेगा? ये 5/3 तो लिखवाया था मैंने तुम्हें, हाँ है ना? अब सपोजिंग तुम डायटॉमिक के लिए देख रहे हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने उठाओगे, हाँ 6 टोटल है, वाइब्रेशन को हम काउंट नहीं करते नॉर्मली, तो हम उठाएंगे 5। 7/5 आ गया, हाँ है ना? अब आते हैं किस पे, तुम्हारा ट्रायटॉमिक। उसमें तुम्हारा क्या होगा गाइस, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे, वाइब्रेशनल प्लस सॉरी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, कितना आएगा बच्चों बताओ? हमारा पॉली एटॉमिक गैस में
व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर, अच्छा गाइस एक चीज, ट्रायोटॉमिक में वी आर कंसिडरिंग नॉन लीनियर, तो कितना आएगा बच्चों? 6, 6 आएगा नहीं आएगा? तो यहां से वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी? 4/3 का मान। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? हाँ मतलब अगर पॉलीएटॉमिक लिखा हुआ है तो कंसिडर इट फिर एक बार और समझा दीजिए। नॉन लीनियर, अनलेस यू आर स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन कौन सी गैस है, तो तुम चेक कर लो। अदरवाइज ट्रायोटॉमिक लिखा हुआ है, ट्रायोटॉमिक गैस लिखा हुआ है, या पॉलीएटॉमिक गैस लिखा हुआ है, तो कंसिडर इट टू बी नॉन लीनियर अनलेस यू आर स्पेसिफाइड द गैस। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? फिर एक बार वापस समझा दीजिए वो। बेटा कौन सा वाला पार्ट? मेरे ख्याल से इसी में दिक्कत आई होगी। यहां तक तो मतलब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यही पार्ट में दिक्कत आई होगी ना, आई गैस। हाँ सर, नहीं आपने जो 1 + 2/6 लिखा हुआ। अच्छा 1+2/f, बेटा हाँ गामा हाँ। 1+2/f। जैसे तुम देखो मोनोटॉमिक गैस लेते हैं, मोनोटॉमिक गैस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल कितने आते हैं मोनोटॉमिक में? सिर्फ ट्रांसलेशनल होता यस सर। है ना बेटा? तो तुम्हारा हाँ गामा क्या आएगा? 1+2/3 कर दें? हाँ ठीक है। इट विल बी 5/3। गामा मैंने यहाँ पे बताया था नहीं बताया था? ये देखो, गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस इज 5/3। हाँ अब आता है डायटोमिक। डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ओके कितने सर, आते हैं? समझ आ गया। ओके अच्छा, अब समझ ठीक है, आ गया। ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? हाँ 2। 5, 5 हाँ होगा। 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। वाइब्रेशनल हम तभी इंक्लूड करेंगे व्हेन वी आर स्पेसिफाइड हाई टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों? और लास्ट हमारा क्या था? पॉलीएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल 6। तो यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ गामा। समझे या नहीं समझे गाइस ये चीज? एकदम फॉर्मूले भर गए? आई एग्री। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों,